फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरएसएम एसएसबी के द्वारा वाहन चालक का जो पेपर आयोजित हुआ है इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके 120 सवाल जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। इन 120 सवालों का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो जिन भी विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है आप यहाँ से अपनी आंसर की का मिलान भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम जीके के सवाल सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये मोहनलाल को दिया गया था आपका 2025 वाला, जो कि आपके 71वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बजट प्राकलन 2024-25 के अनुसार कौन सा क्षेत्र अधिकतम राजस्व के रूप में योगदान देता है? तो अधिकतम राजस्व के रूप में योगदान आपका उधारी और अन्य देयताएं देती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक किसने जीता? तो पेरिस ओलंपिक जो हुए थे इसमें रजत पदक किसने जीता ये आपसे पूछा गया है। तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारत ने किस देश को पराजित करके आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीता था? तो ये मैच आप सब लोगों ने देखा होगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 आपका साउथ अफ्रीका के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? तो राजस्थान का लिंगानुपात आपसे पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 928 यहां पर हो जाएगा। सी यहां पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में किस जिले का वन क्षेत्र अधिकतम है? तो किस जिले का वन क्षेत्र अधिकतम है आईएसएफआर 2021 के अनुसार यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर उदयपुर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ए यहां पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर हो जाएगी, जो कि आपकी माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपकी 1722 मीटर है। अगला सवाल देखिए, सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सिलीसेट झील आपकी अलवर में हो जाएगी। राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो राजस्थान आपका कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है यह आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो 10 होगा। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हो जाएंगे राजस्थान में? 10 हो जाएंगे। अगला सवाल है आपका, यहां पर मिलान करना है। बांसवाड़ा जो है इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो स्वर्णिम द्वीपों का शहर, वस्त्र परिधान शहर, ग्रेनाइट शहर, दुर्गों और हवेलियों का शहर। तो ग्रेनाइट शहर के नाम से जालोर को जाना जाता है। तो सी में तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बांसवाड़ा में आपका क्या हो जाएगा? स्वर्णिम द्वीपों का शहर हो जाएगा। तो ए में थर्ड होगा। भीलवाड़ा वस्त्र और परिधान शहर हो जाएगा। इसे आपके राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जैसलमेर आपका दुर्गों और हवेलियों का शहर हो जाएगा, यानी कि ए यहां पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, यहां पर भी आपको सुमेलित करना है। जूनागढ़ दुर्ग आपका कहां पर हो जाएगा? तो जूनागढ़ दुर्ग जो है ये आपका बीकानेर में है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, जयगढ़ दुर्ग आमेर में है और लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर में है। तो अगर आप सुमेलित करते हैं तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, यानी कि ए में आपका 4 हो जाएगा। तो यहां पर एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बेसिक सा सवाल है, यह आपका कहां पर हो जाएगा? भरतपुर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हर्षद माता मंदिर कहां स्थित है? तो हर्षद माता मंदिर की बात की जाए तो ये आपके कहां पर हो जाएंगे? तो ये आपके आबानेरी आपके दौसा में हो जाएंगे। सी यहां पर आपका सही है। अगला सवाल है, रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग की बात की जाए तो ये आपका सवाई माधोपुर में हो जाएगा। कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कोटा चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, राजा प्रताप सिंह, महाराव आपके राम सिंह। तो यहां पर कौन सा आपका सही आंसर सही होगा? तो सवाई जयसिंह तो यहां पर वैसे भी नहीं होगा। राजा प्रताप सिंह यहां पर दिया गया है, ये भी नहीं होगा। यहां पर मुझे जो लगता है इसका आंसर डी हो सकता है, महाराव राम सिंह। फिर भी इसका आंसर जो है एक बार कमेंट करके मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला सवाल है, राजस्थान में हंसुली आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो हंसुली आभूषण आपका गले का आभूषण है। तो यहां पर सी आपका सही है। अगला सवाल है, खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आप सब लोगों को पता है, ये आपके सीकर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला किसने निर्मित करवाई? तो जंतर मंतर जो खगोलीय वेधशाला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। बी यहां पर सही है। और जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला को आपके दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2010 में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग अवस्थित है? तो शेरगढ़ दुर्ग आपका परवन नदी के किनारे अवस्थित है। डी यहां पर आपका सही चला जाएगा।
अगला सवाल है, सिलीसेड बांध निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा निर्मित किया गया? तो सिलीसेड झील आपकी अलवर में है, सिलीसेड बांध भी उससे ही संबंधित है। इसका निर्माण आपके अलवर के महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर आपका कहां पर है? तो ये आपका पुष्कर में हो जाएगा, बी यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, बागोर मध्य पाषाणकालीन स्थल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बागोर आपका कहां पर हो जाएगा? भीलवाड़ा में यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के कबीर के रूप में संत दादू दयाल जी को जाना जाता है। अगला सवाल है, संपूर्ण देश निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। तो अगर संपूर्ण देश की बात की जाए भारत की, तो कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये आपके 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, भारत के निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी आप आंसर कर सकते हो। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित भू आकृतिक क्षेत्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अरावली श्रृंखला, पश्चिमी थार मरुस्थल, पूर्वी जलोढ़ मैदान, केंद्रीय पठारी पहाड़ियां। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर जमाते हैं तो सबसे पहले तो आपका बी आ जाएगा। बी मतलब यानी कि पश्चिमी थार मरुस्थल आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपके केंद्रीय पठारी पहाड़ियां यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? अरावली श्रृंखला यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपका पूर्वी जलोढ़ मैदान आ जाएगा। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो राजस्थान के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, चंबल, माही, बाणगंगा, साबरमती। तो सबसे पहले आपकी कौन सी हो जाएगी? तो सबसे पहली तो चंबल हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से, फिर आपकी माही हो जाएगी। तो ए और बी आपका होगा। अवरोही क्रम पूछा गया है तो बड़े से छोटे की ओर चलना है, तो ए बी सी डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH11 जो है ये आपका सबसे लंबा हो जाएगा। डी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, NH11 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, सुमेलित करने वाला, जोजड़ी नदी, माही नदी, मानसी नदी, काली नदी। तो मानसी नदी जो है इसका संबंध आपका भीलवाड़ा से हो जाएगा। सी में आपका थर्ड होगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। काली नदी का संबंध आपका अलवर से हो जाएगा और माही नदी का संबंध बांसवाड़ा से होगा। जोजनी नदी का संबंध आपका जोधपुर से हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? तो कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कौन सी मानसूनी वर्षाएं आपकी अधिक जो है बारिश लेके आती है या अधिक वर्षा लेके आती है। यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया है, मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है। तो बंगाल की खाड़ी से भी आती है और अरब सागर से भी आती है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से डी इसका सही होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है, रामसागर अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? धौलपुर में है। सीता माता आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये उदयपुर में हो जाएगा। माउंट आबू आपका सिरोही में है, सरिस्का अलवर में है। तो बेसिक सा सवाल है, ए में आपका सेकंड होगा, बी में आपका फर्स्ट होगा, इसके अलावा सी में 4 हो जाएगा। तो यही ए ऑप्शन है यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, फतेह सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो फतेह सागर झील की बात की जाए तो ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? मरू राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हो जाएगा। डी यहाँ पर आपका सही है। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, गुडला नृत्य जो है इसका संबंध तो आपका मारवाड़ से जोधपुर से हो जाएगा। अग्नि नृत्य का संबंध आपका बीकानेर से होगा। ढोल नृत्य और बम नृत्य, ढोल नृत्य का संबंध जालोर से है, बम नृत्य का संबंध आपका भरतपुर से है। तो गुडला यानी कि ए में 4 होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ए का भी मिलान कर लेते हो तो ये सवाल आपके हो जाते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये तो आपका अजमेर में हो जाएगा। श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कृति का क्या नाम है? तो श्रीधर व्यास के द्वारा जो है वो वीर रस से भरपूर आपकी रणमल छंद लिखी गई है। डी यहाँ पर आपका सही है। बातारी फुलवारी आपकी विजयदान देथा की हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य 2010 में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया? तो 2010 में एक तो जंतर मंतर और एक आपकी कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया गया था। अगला सवाल है, लालर पटेलिया और बिछिया क्या है? तो लालर पटेलिया और बिछिया आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपके लोकगीत यहाँ पर हो जाएंगे। लालर पटेलिया और बिछिया क्या हो जाएंगे? तो ये आपके लोकगीत हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान स्टार्टअप और इनोवेशन नीति किस वर्ष जारी की गई? तो राजस्थान स्टार्टअप और इनोवेशन नीति जो है ये आपकी 2019 में जारी की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऐश्वर्या गुड़ा और भाग्यम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऐश्वर्या गुड़ा और भाग्यम जो है ये आपके तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ए यहाँ पर सही है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो जनजातीय आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है ये राजस्थान में है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो ये 13.5% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मीठड़ी किस नदी की सहायक नदी है? तो मीठड़ी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी लूनी की सहायक नदी हो जाएगी। डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना आपका टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, डेगाना नागौर। इसके अलावा देखिए, राजस्थान के भू आकृतिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है वो सबसे उपयुक्त है? दक्षिण पूर्व राजस्थान की भू आकृतिक पठार और ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जिले हाड़ौती अंचल के भाग है। करौली सवाई माधोपुर विंध्यन क्षेत्र के भाग है। डूंगरपुर बांसवाड़ा बनास नदी बेसिन के भाग है। तो डी तो आपका यहाँ पर गलत हो गया, ए बी सी यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा आपके बनास के नहीं है भैया, ये किसके हैं? माही के हैं। तो ए बी सी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है आपका, जल उपलब्धता के निम्नलिखित चरणों को सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र की तरफ आपको चलना है। तो सबसे शुष्क तो आपका ए हो गया, मरुस्थल थार। तो यहाँ पर ए आपका सबसे पहले 3 ऑप्शन में दिया गया है। और सबसे जो आपका दिया गया है आर्द्र हो जाएगा, यहाँ पर सबसे आर्द्र आपका होगा पूर्वी नदी मैदान। तो बी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी ए सी फिर आपका डी और बी यहाँ पर होगा। अब अगले सवाल हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम दोबारा से शुरू करते हैं, जिसमें हम हिंदी के सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपके जो भी करंट अफेयर के सवाल पूछे गए वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित लोकोक्ति को सही क्रम में लगाएं। तो ये लोकोक्ति दी गई है, इसको सही क्रम में आपको लगाना है। बेसिक सा सवाल है। हम बोलते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बच्चे ने बिल्कुल सही सुमेलित किया हुआ है। आगे देखिए, सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो सत प्लस चित्त प्लस आनंद, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। देखिए, एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? अभियुक्त होता है। तो बी में आपका क्या होगा? 4 होगा। तो बी में 4 होगा, तो ए की ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा का कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं है? बुढ़ापा है, घबराहट है, दुबला है। गर्मी यहाँ पर नहीं है, डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, साहित्यक शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय का चयन कीजिए। तो साहित्यक शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय कौन सा है? तो साहित्य प्लस इक, ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ शब्द है, एक तरफ आपके विलोम शब्द है। तो यहाँ पर अनुरक्त का विरक्त बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी में तो आपका सेकंड होगा। तो सी में सेकंड 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अभिमुख का विमुख यहाँ पर हो जाएगा। तो बी में आपका फर्स्ट होना चाहिए। तो बी में फर्स्ट यहाँ पर है। आगमन का आपका निर्गमन हो जाएगा और आरंभ का आपका क्या हो जाएगा? अवसान यहाँ पर हो जाएगा। तो डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द कमल के पर्यायवाची है? तो कमल के पर्यायवाची आपको पता है, एक तो सरोज हो जाएगा, एक राजीव हो जाएगा। कालिंदी जो है ये तो यमुना का पर्यायवाची है, और जल्दी जो है ये तो सागर का पर्यायवाची है। तो ए डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, वर्तमान काल और भविष्यत काल के क्रमशः कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल और भविष्यत काल के कितने भेद हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, सी यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, जो सब कालों में एक समान हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव करें। तो जो सब कालों के लिए समान हो इसे कहा जाएगा सार्वकालिक, ए यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, इसमें क्या हो जाएगा? आपका संबंधवाचक हो जाएगा। तो सी में तो आपका 4 यहाँ पर दिया गया है 2 ऑप्शन में। अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा? उन्हें कुछ दे दो, किन्हें दे दो ये पता नहीं है, उन्हें कुछ दे दो। तो इसमें आपका बी में 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, निजवाचक में आपका वह आप खा लेता है, और यहाँ पर आपका जो डी है उसमें हो जाएगा सेकंड, आप कहाँ जा रहे थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, असंभव बात होना यह वाक्य किस मुहावरे को दर्शाता है? तो असंभव बात होना ये कौन सा मुहावरा आपका हो जाएगा? तो ये पत्थर पर धूप जमना, बी यहाँ पर सही है। भूत प्लस ईश्वर की संधि करने का नया शब्द बनेगा। तो भूत प्लस ईश्वर यानी भूतेश्वर यहाँ पर हो जाएगा, भूतेश्वर। तो भूतेश्वर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, अब ये यहाँ पर आपके इंग्लिश के सवाल है। तो इनके आंसर जो है दोस्तों, इंग्लिश सवालों के मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ किसमें आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर
21 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? तो इसमें देखिए आप, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टेबल में आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। होट में आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कट में आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और ही में आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। टू में आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। एन में क्या हो जाएगा? आपका आर्टिकल हो जाएगा। केमल में क्या हो जाएगा? केमल में नाउन होगा। और गोन में आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, मिलान करना है। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो यहां पर इनकरेक्टली कौन से आपके शब्द दिए गए हैं? तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बी और सी ये आपके गलत दिए गए हैं। ठीक है। रिसीव जो है ये सही नहीं लिखा हुआ है। मैंडेटरी जो है ये भी सही नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपको पूछा गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको जमाना है। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है। सबसे पहले आपका आई परचेज्ड, फिर आपका है दिस पेन फ्रॉम योर शॉप बट इट इज नॉट वर्किंग। सी यहां पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें भी आपको यही पूछा गया है, चूज द करेक्ट अंडरलाइंड प्रीपोजिशन। तो करेक्ट अंडरलाइंड प्रीपोजिशन आपको बताना है। तो यहां पर ए और बी में आपका सही दिया गया है। ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका आंसर जो होगा यहां पर भी मीनिंगफुल सेंटेंस में जमाना है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपका आई एम लुकिंग फॉर अ होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग हु विल बी न्यू एम्प्लॉय। ए यहां पर आपका सही होगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहां पर होगा, रीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी आपका इंग्लिश का सवाल है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माई मदर हैज बेक्ड अ डिलीशियस केक। तो यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है इसका, समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, टेस्टफुल। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29। गिवन बिलो आर 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। यानी किसकी मीनिंग यहाँ पर सही नहीं है, स्पेल्ड सही तरीके से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो ये दिया गया है ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर पैसिव वॉइस आपको बताना है, सी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो ये सवाल तो काफी इजी होते हैं करना। तो द ट्रूथ वाज नॉट स्पोकन बाय हर। ए यहाँ पर सही है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म द असर्टिव सेंटेंस गिवन बिलो इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दे प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो बी होगा, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखो यहाँ पर होगा वी वर्क फ्रॉम 8 AM टू 4 PM। डी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपको यही बताना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, आइडेंटिफाई द आइडिया थॉट दैट इज कन्वेड थ्रू द फ्लोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। तो यहाँ पर द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, द टूरिस्ट सेड टू मी वेयर इज द बुकिंग ऑफिस। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, तो बताइए। तो द टूरिस्ट आस्क्ड मी वेयर द बुकिंग ऑफिस वाज। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 36, ये आपका पॉलिटी से संबंधित सवाल है। यहाँ पर पूछा गया है विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है। तो विशेष बहुमत का अर्थ होता है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत। तो ए और बी यहाँ पर आपके दोनों सही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ये तो आपका बिल्कुल सही है। तो ए यहाँ पर सही है, लेकिन ए के साथ यहाँ पर बी नहीं दिया गया है, यानी कि कुछ गलती हम कर रहे हैं। सदन की कुल सदस्यता का साधारण बहुमत, सदन की कुल संख्या का 1/3 बहुमत, इसके अलावा सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो सदन की कुल संख्या का 1/3 बहुमत,
तो यहाँ पर ए और डी आपका सही होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यहाँ पर कौन सा मौलिक कर्तव्य आपका नहीं होता है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा यहाँ पर नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना ये नहीं है, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं ये आपके मौलिक कर्तव्य यहाँ पर होते हैं। निम्नलिखित भारतीय संवैधानिक घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो घटनाओं को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? तो ये आपके 11 नवंबर को बने थे 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये आपकी 9 नवंबर 1946 को हुई थी, यानी बी के बाद में ए आएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज जो है ये आपका दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो ये तो काफी बात की बात हो जाएगी। नेहरू द्वारा उद्देशिका संकल्प पेश किया जाना। तो उद्देशिका संकल्प आपका 13 दिसंबर को पेश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा BADC। तो BADC यहाँ पर सही है, ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किसी वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक इथेनॉल के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इस सवाल का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है किस जीव से आपका कौन सा रोग होता है। कवक से आपके दांत खाद खुजली होती है, राइनो वायरस से सर्दी जुकाम होता है, अगर बात की जाए प्रोटोजोवा से आपका मलेरिया होता है, और जीवाणु से आपका टाइफाइड यहाँ पर हो जाएगा। तो ए में आपका थर्ड होगा, बी में फर्स्ट होगा। ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, दो ऑप्शन में है। सी में आपका 4 हो जाएगा, यानी बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। खाद का निर्माण, ये आपका दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। LPG रासायनिक परिवर्तन है, LPG का दहन। लोह पर जंग लगना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में जन सूचना पोर्टल शुरू किया। तो इजी सा सवाल है, जन सूचना पोर्टल आपका 2019 में शुरू हुआ था। जयपुर मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस वर्ष में जनता के लिए आरंभ की गई। तो जयपुर मेट्रो की शुरुआत आपकी कब की गई थी? 2015 में की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, 2015। निम्नलिखित में से अधातुओं की पहचान करें। तो अधातु आपको बतानी है, सोडियम, एल्यूमिनियम और लेड ये तो आपकी धातु हैं। ग्रेफाइट और सल्फर ये आपकी अधातुएं हैं, यानी सी और ई यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, किसी अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच उस दर्पण के सम्मुख एक वस्तु रखी जाती है, प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति क्या होगी यदि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अवतल दर्पण के केस में वस्तु रखी जाती है? तो बड़ा हुआ, वास्तविक और उल्टा हुआ। सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, अब ये यहाँ पर दोस्तों आपके मैथमेटिक्स से सवाल दिए गए हैं, तो इनके डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये आपका 30 वर्ष यहाँ पर होगा। अगर आपने 30 किया है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 13,500। बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 जो है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 48 में यहाँ पर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का नाम क्या था। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का नाम क्या हो जाएगा? तो ये VC-Calc यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना और लॉजिक प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। बेसिक सा सवाल है। एक्सेल में किसी श्रेणी में संख्यात्मक मानों की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो किसी श्रेणी में संख्यात्मक मानों को गिनना है तो काउंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंडीशन लगानी हो तो काउंट इफ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के किस मेन्यू में हेडर और फुटर कमांड दिखाई देती है। तो हेडर और फुटर कमांड आपकी कहां पर दिखाई देती है ये आपको बताना। तो ये इंसर्ट में दिखाई देती है। ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, इंसर्ट। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है। 53 में आपका राइट आंसर होगा 14 मिनट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 40 किया है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, इसका राइट आंसर होगा आपका 60%। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, ये भी आपका मैथ का सवाल है, तो इसका भी आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 34.4%। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है 8.33%, यानी कि 8 से 1/3% यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 जो है, इसका राइट आंसर है आपका 36%।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली नहीं बता सकते, ये राजस्थान जीके का सवाल है आपका, तो इसको हम सोल्व करेंगे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह वर्ष 2024-25 में शुरू हुई, बिल्कुल सही बात है। इस योजना का वित्त पोषण वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया, ये बात भी आपकी सही है। इस योजना का विशेष लक्षित समूह युवा और महिलाएं हैं। इसके अलावा इस योजना का मुख्य फोकस प्रमुख जोर स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर सी गलत है, ए बी डी आपका सही होगा, यानी डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, एनसीबी द्वारा रिको के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी? तो कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना यहाँ पर निर्मित की जाएगी? तो राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनने जा रहा है। 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा संस्थान अनुमोदित किया गया था? तो यहाँ पर राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान अनुमोदित किया गया है। अगला सवाल है, मुख्य सचिव की शक्तियां और कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप, वह राज्य के सभी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है, ये बात सही है। वह राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, ये बात भी सही है। वह मंत्रिमंडल बैठकों के लिए एजेंडा प्रस्तावित नहीं करता है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो सी यहाँ पर आपका गलत होगा, यानी कि यहाँ पर ए बी डी यहाँ पर सही होगा। वह राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, तो ए बी डी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सरदार हुकुम सिंह, मान सिंह द्वितीय, गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद। तो मान सिंह द्वितीय जो है ये तो राज्यपाल रहे नहीं है, ये तो राज प्रमुख रहे थे, ठीक है। फिर भी अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इनको सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद में सबसे पहले राज्यपाल आपके गुरुमुख निहाल सिंह थे, तो फिर सी आपका होगा। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए सी डी ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आपके महाराजा मान सिंह द्वितीय जो है ये आपके राज्यपाल नहीं रहे हैं, ये आपके राज प्रमुख रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नगरीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो नगरीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी? तो नगरीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी होगी? नगर निगम यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल है, खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो इसमें 12, 24, 12 जीते थे, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। अगला सवाल है, 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल RIFF किस स्थान पर आयोजित हुई? तो ये आपकी जोधपुर में आयोजित हुई थी। रिफ का आयोजन कहां पर हुआ? जोधपुर में हुआ था। राजस्थान राज्य की दूसरी लोयन शेर सफारी किस जिले में शुरू की गई? तो ये आपकी सज्जनगढ़ उदयपुर में शुरू की गई है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक एंटर करने के लिए किस कुंजी को प्रेस किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन यहाँ पर होगा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन ये वाला हो जाएगा, सेमीकोलन इसको बोला जाता है, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 आपका मैथ का सवाल है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 56। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ये भी आपका मैथ का सवाल है, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होगा 24,000। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 71 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 72 हम देखते हैं, 72 में आपका राइट आंसर होगा 84। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इसमें आपका राइट आंसर होगा 44.5, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इसमें आपका राइट आंसर होगा 26। अगर आपने 26 किया है तो बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पर जो भी 120 सवाल थे वो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।